किसान आंदोलन में उतने ही किसान हैं जितने कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक। ये जो काम अधूरा रह गया था उसको वापस से पूरा किया जा रहा है। किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली को चोक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही दिल्ली जो कि ऑलरेडी पॉल्यूशन से इतना परेशान है। एक तरफ नॉर्थ से आईफोन 14 रखने वाले किसान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ साउथ से घुमक्कर किसान आ रहे हैं जो कि दिल्ली को चोक करना चाहते हैं। वो दिल्ली जहाँ का चीफ मिनिस्टर सिर्फ पलटी मारना जानता है। अगर नीतीश कुमार के बाद पलटी मारने में सबसे बड़ा कोई नाम सामने आता है तो वो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। राम मंदिर में मेरे राम नहीं बसेंगे ये कहकर वापस से पलटी मारने वाले अरविंद केजरीवाल जी राम मंदिर पहुंच गए और तिलकधारी हिंदू बन गए। दिल्ली को चोक होने से बचाने के लिए जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा है उसको हटाने के लिए इस बार के आंदोलन जीवियों ने ये किया है कि ट्रैक्टर्स को ही मॉडिफाई कर दिया है। वो आपने मीम देखा है ना, पुल्स आ गए पुल्स, उसमें जो हमारे सिख भाई होते हैं जो कहते हैं कि मॉडिफाई कराया है। सामान समून कट लुट्या करो आ जाओ ता बाबा यार डरोना मतलब मॉडिफाई कराया हुआ है। अच्छा मॉडिफाई कराया हुआ बाबे। आजकल उनका जो टेक्निक है, उनके जो सिस्टम है, उनके जो नॉलेज है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो क्रिस में आपने सुना था ना, हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसी आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग राहुल गांधी जी के बारे में भी और थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कांग्रेस के बारे में भी, क्योंकि आप लोगों ने हमसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। तो आज आपके सामने लॉन्ग वीडियो हाजिर है। मैंने 2-3 टॉपिक को एक वीडियो में इसलिए मर्ज कर दिया है ताकि आपका जो कीमती समय है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पल मैं आपके बचा सकूं। तो एकदम शुरू से करते हैं। ये आंदोलन जो कुछ सालों पहले खत्म हो गया था वो वापस से शुरू क्यों हुआ? इसका जवाब है नहीं। ये आंदोलन 2 सालों पहले खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि इस आंदोलन का मकसद ही था करंट गवर्नमेंट को नीचे खींचना या फिर करंट गवर्नमेंट को नीचे गिराना। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर किसानों को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, किसान को पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, कौन सत्ता में है कौन सत्ता में नहीं है, उससे किसानों को क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्योंकि असली किसान तो खेतों में है, जो अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं, अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं। ये जो आपको ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कराते हुए दिखाई दे रहे हैं ये है आंदोलन जीवी। ये एक नए प्रकार का जीव है जिसको कि सिर्फ आंदोलन करने में मजा आता है। यह जो आंदोलन अभी चल रहा है वो 100% प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है। इस वीडियो को देखिए, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। के लिए तैयार था इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे गुरु का बाग का मोर्चा हो, चाहे चापियों का मोर्चा हो। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा और लोग एक नई देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और कमेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो इस वीडियो के पीछे जो लोग हैं ना उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर इस आंदोलन के पीछे ये जो आंदोलन जीवी हैं उनके कनेक्शन कहाँ है और इस आंदोलन के पीछे आखिर लोग कौन शामिल है। 16 नवंबर 2023 को दीपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा कांग्रेस के एक लीडर है, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के प्रोमिनेंट फेसेस जैसे कि रमनदीप सिंह मान से मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके कुछ दिनों के बाद रमनदीप सिंह मान एक फार्मर रैली ऑर्गेनाइज करता है और इस तरफ दीपेंद्र हुड्डा जी भी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर रमनदीप सिंह मान पंजाब के बड़े बड़े जमींदारों से मिलकर एक मीटिंग करता है और दिल्ली की तरफ एक मार्च निकालता है। और फिर ये जब सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा होता है, सब कुछ सटीक चल रहा होता है, तब राहुल गांधी जी ट्वीट करके हरी झंडी दिखा देते हैं। और अब तो राहुल गांधी जी भी इस आंदोलन में फिलहाल कूद चुके हैं। अब जब राहुल गांधी जी की बात निकली है तो थोड़ा सा राहुल गांधी जी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। राहुल गांधी जी, क्या आपको पता है कि आप इलेक्शन बार बार क्यों हारते हो सकता है आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, आपके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आपको नहीं बताते हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप इलेक्शन बार बार क्यों हारते हो। आप बार बार इलेक्शन इसलिए हारते हो क्योंकि आप सिर्फ अडानी अडानी चिल्लाते रहते हो। अडानी अडानी चिल्लाने से कोई इलेक्शन नहीं जीतता है, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो अडानी नहीं है बल्कि आपका प्रतिद्वंदी बीजेपी है। काम करना पड़ता है तब जाकर लोग वोट देते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी की जो कुछ गलतियां हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग में 14 सीटें जीती थी, लेकिन अगली बार जब 2023 में इलेक्शन होता है तो ये 14 के 14 सीटें कांग्रेस हार जाती है। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 4 सालों से आप सिर्फ अडानी अडानी चिल्ला रहे थे और ट्राइबल्स के साथ जो आपने प्रॉमिस किया था रोजगार का, अच्छी शिक्षा का,
अच्छे लाइफस्टाइल का, वो सब पे आप मुकर गए। इसलिए ट्राइबल्स ने आपको वोट नहीं दिया और आप हार गए। और इस बार आप वापस से ट्राइबल भाइयों के नाम के ऊपर एजेंडा चला रहे हो। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर मामला है क्या। छत्तीसगढ़ में हसदेव फॉरेस्ट है और हसदेव फॉरेस्ट के अंदर कोल माइंस है। तो हसदेव पी के भी माइंस को स्टार्ट करने की सबसे पहली हरी झंडी आपके गवर्नमेंट ने दी थी 2007 में। इस हसदेव माइन का विरोध 2014 तक कभी नहीं हुआ क्योंकि तब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और 2014 के बाद इस हसदेव माइन के अंदर सिर्फ एक माइन का विरोध हो रहा है, जिसमें अडानी ग्रुप एमडीओ एग्रीमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। अभी जो माइन है इसके ऊपर कंट्रोल है राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, क्योंकि यहाँ से जो कोल निकाले जाते हैं उसको भेजा जाता है राजस्थान, जहाँ पे कि इस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बिजली को जनरेट करने के लिए और फिर उस बिजली को यूज़ किया जाता है राजस्थान के अंदर। और सिर्फ अडानी और करंट गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दोनों के बीच में कई बार वार्तालाप हुए। 9 बार रिक्वेस्ट मांगा गया और 9 बार रिक्वेस्ट अप्रूव किया गया। अब देखिए, ये जो हमारा एनर्जी का मामला है ना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि राजस्थान जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है। और अगर बॉर्डर स्टेट में एनर्जी का क्राइसिस होगा तो ये हमारे कंट्री के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन सकता है और मुद्दा बड़ा हो सकता है। जो सरगुजा के लोग हैं उनकी जॉब चली गई, और वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आप लोगों को जॉब नहीं दे रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे हो। तो ऐसा थोड़ी होता है। छत्तीसगढ़ में अगर माइनिंग नहीं होगा, उड़ीसा में माइनिंग नहीं होगा, झारखंड में माइनिंग नहीं होगा, तो माइनिंग कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में होगा, मुंबई में होगा। तो इन जगहों पे तो माइनिंग हो नहीं सकता है। तो जो माइनिंग स्टेट होते हैं, माइनिंग वहीं पे हो सकती है, उनके अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी, आप मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के ऊपर बैठकर अडानी अडानी चिल्लाते हुए दिल्ली को चोक करने के लिए दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए। कांग्रेस के सपोर्टर्स आपके साथ हैं, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। राहुल गांधी जी, अभी भी समय है, आप अपने प्रतिद्वंदी को देखो और उससे कुछ सीखो। एक तरफ जहाँ पे कि मोदी के साथ इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बाहर के इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं, सीईओज खड़े हैं, वहीं पे दूसरी साइड आपके साथ कौन खड़ा है? आपके साथ वो लोग खड़े हैं जिनमें से किसी का हाथ खून से रंगा हुआ है, किसी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, किसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो किसी ने लोगों से पैसे इस नाम पे लिए कि वो लोगों की हेल्प करेगी, लेकिन उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं पे वो व्यक्ति खड़ा है जो कि देश विदेश में अलग अलग कंट्रीज को बर्बाद करना चाहता है, जैसा कि जॉर्ज सोरस। हमारे देश में अपोजिशन का एक महत्व है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा तो वहाँ पे आप लोग अपोजिशन के रूप में सर्वाइव कर भी पाओगे या नहीं। पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, और शायद इसीलिए ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। पिछली बार जो हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ, इस बार जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी के राज में हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनने के लिए, या कम से कम ऑपोजिशन बनने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग मुद्दों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का घेराव करना पड़ेगा। सिर्फ अडानी अडानी चिल्लाने से और सिर्फ बेसलेस क्लेम दे देने से, बेसलेस एक्यूजेशंस लगा देने से आप कभी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। इसमें आपकी ही भलाई है और आपके पॉलिटिकल पार्टी की ही भलाई है, और इसके साथ साथ हमारे देश की भी भलाई है, क्योंकि एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी वही होता है जो खुद की गलतियों से भी सीखता है और सामने वाले प्रतिद्वंदियों से भी सीखता है। अब अगर हम वापस से आए अपने आंदोलन जीवियों के ऊपर, तो जिस एमएसपी के बारे में इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, इतना ज़्यादा बातचीत हो रहा है कि अगर हमें एमएसपी नहीं दी जाएगी तो हम बाहर के मार्केट्स में अपने अनाजों को बेचेंगे, उसके ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दरअसल अभी के जो आंदोलन जीवी हैं और बहुत लोग जिनको किसान बोल रहे हैं, तो इनका ये डिमांड है कि उनको हर एक फसल के ऊपर एमएसपी मिले। अगर उनको ढंग की एमएसपी नहीं मिलेगी तो वो बाहर के कंट्रीज़ में क्यों ना बेचें, क्यों अपने गवर्नमेंट को बेचे, क्यों दूसरे कंट्रीज को वो ना बेचे। अब देखिए कि राहुल गांधी जी से बड़ा और कांग्रेस से बड़ा कोई हिपोक्राइट कैसे हो सकता है। यह बात है 16 अप्रैल 2010 की, जब कांग्रेस ने एक लेटर लिखा और इस रिटन लेटर को पार्लियामेंट में भेजा, और इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि वो स्वामीनाथन के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी किसानों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ अगर वो ये करेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अभी 2024 में राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, और स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से उनको एमएसपी मिलना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी किसानों की बहुत मदद करता है, जहाँ पे कि बाकी लोगों को लोन 8 से 12% के आसपास में मिलता है, वहीं पे किसानों को लोन 4% में मिलता है। जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको भी हेविली सब्सिडाइज किया हुआ है ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। इंडिया में यूरिया 300 का, लेकिन चाइना में 1620 का और इंटरनेशनल मार्केट में 1246 का मिलता है। ऐसे ही डीएपी का भी इंडिया और बाहर के मार्केट में 1000 रुपये तक का डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ये जो आंदोलन जीवी है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अच्छा एमएसपी नहीं मिलेगा तो हम बाहर के मार्केट्स में बेचेंगे, मतलब इंडिया में ना बेच के, इंडियन गवर्नमेंट को ना बेच के, बाहर के कंट्रीज़ को वो डायरेक्टली बेचेंगे जहाँ से उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब उसकी भी आप सत्यता जान लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट 2275 एमएसपी पर लेती है, लेकिन अर्जेंटीना की गवर्नमेंट 1994 और रशियन गवर्नमेंट 1870 के रेट पर ही एक्सपोर्ट कर देती है।
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का तो प्राइस 1745 है। हमारे हायर रेट्स होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई भी थोड़ा सा भी बिजनेस जानता होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि जब भी मंडी में किसी चीज़ का भाव लगाया जाता है या जब भी कोई चीज़ कोई खरीदता है तो जो सबसे कम दाम में जो व्यक्ति देता है सबसे ज़्यादा बिक्री उसकी ही होती है। अच्छा, बहुत सारे आपने वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिनमें बहुत सारे जो आंदोलनजीवी हैं, जैसे मैं उनको आंदोलनजीवी कहता हूँ, बहुत लोग किसान कहते हैं, मैं क्यों नहीं कहता हूँ उनको किसान, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये जो आंदोलनजीवी हैं उनके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे फोटोज़ देखे होंगे जिनमें उनके खून गिर रहे हैं, किसी को चोट लग गया, किसी को पत्थर चोट लग गया, कोई ये कह रहा है कि उनको पुलिस वालों ने मारा है। उसकी सत्यता भी मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ है। तो इस वीडियो में ये जो व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन हरियाणा के गवर्नमेंट ने उड़ाया था, जिसको यूज़ करके आंसू गैस फैलाने वाले थे, स्प्रेड किया जा रहा था, मतलब स्प्रे किया जा रहा था, तो उस ड्रोन को गिराने के लिए इनके जो लड़के थे, मतलब जो आंदोलनजीवी, उन्होंने पत्थर उठा के उस ड्रोन के ऊपर मारा। आसमान में फेंकोगे तो गिरेगा आपके ही ऊपर ना, तो वही पत्थर वापस आके इन्हीं आंदोलनजीवियों के ऊपर गिरा, किसी के सर पे लगा, किसी के फेस पे लगा, किसी के कंधे पे लगा, किसी के पैर पे लगा और उनका शरीर टूट फूट गया। और फिर बाद में इसको ऐसा न्यूज़ बना दिया गया कि पुलिस ने इनकी पिटाई की है या फिर पुलिस ने इनके साथ ऐसा कुछ किया है कि इनको इतना मारा पीटा गया है, जबकि सत्यता आपके सामने है। ये लोग टेनिस बॉल लेकर आए हैं ताकि अगली बार जब ड्रोन आए तो वो लोग टेनिस बॉल से ड्रोन को मारें, ड्रोन गिर जाए, और अगर ड्रोन में बॉल नहीं लगता है और वापस से वो बॉल अगर उनके ऊपर भी गिरता है तो भी टेनिस बॉल के रबर के होने के कारण उन्हें चोट नहीं लगेगी। तो ये थी पूरी सत्यता इस पूरे आंदोलनजीवी की और हमारे राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की, जो कि कितने हिपोक्राइट है वो तो आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको डेटा दिखा दिया, फैक्ट दिखा दिए। बाकी चीज़ें आपको जो क्लियर नहीं हुई है या जो चीज़ें छूट गई हैं वो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे जल्द से जल्द।